नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ये कोई प्लेन क्रैश नहीं था, ये भरोसे का क्रैश था। ये सिस्टम के उस धागे का टूटना था जिसमें हमने अपनी जानें सौंप दी थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही आसमान से जमीन पर आ गया। 265 लोगों की मौत हो गई और मर गया भरोसा, मर गई जवाबदेही। 265 मौतें, लेकिन एक भी जिम्मेदार नहीं। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, पर सच्चाई कौन खोलेगा? देश में जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो मीडिया फुटेज दिखाता है, सरकार मुआवजा देती है और हम अगली फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या इस बार हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या किसी के प्लेन को टेक ऑफ से पहले ग्राउंड क्यों नहीं किया? क्या मेंटेनेंस रिपोर्ट्स सिर्फ एक्सेल शीट्स पर टिक मार्क बनकर रह जाएंगी? कितनी और लाशें चाहिए इस सिस्टम को जागने के लिए? एक मात्र यात्री बचा, उसकी गवाही कहीं मैनेज तो नहीं कर दी जाएगी? ये भी सवाल है। हमें अभी जानकारी मिली है कि एटीएस की टीम ने डीवीआर बरामद कर लिया है, लेकिन सच निकालने में कितनी देर लगेगी, ये सवाल अब सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर भी देश ने सिर झुकाया, लेकिन सवाल ये कि क्या संवेदना का वजन तब महसूस होगा जब नीति और निगरानी दोनों जिम्मेदारी से निभाई जाएं। हर बार की तरह कमेटियां बनेंगी, रिपोर्ट आएंगी, फाइलें बंद होंगी और सिस्टम फिर अगली उड़ान तक सो जाएगा। लेकिन इस बार हम नहीं सोएंगे, क्योंकि यह हादसा नहीं था, ये उन 265 सपनों का कत्ल था, अंत था, जिन्हें बचाया जा सकता था। अगर समय पर मेंटेनेंस होती, अगर सुरक्षा जांचें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, अगर सिस्टम जागता, तो शायद आज ये बहस नहीं करनी पड़ती। हमारे सवाल तीखे हैं लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि अगली बार प्लेन में कोई और नहीं, आप, हम, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अहमदाबाद में यह हादसा कैसे हुआ, इस पर बातचीत करते हैं। ब्लैक बॉक्स कैसे राज खोल सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। अब कई सारे सवाल हैं। सवाल क्या है वो समझ लीजिए। क्या प्लेन पक्षी से टकराया? पायलट ने कोई गलती की? विमान का इंजन फेल हुआ? मौसम की वजह से यह हादसा हुआ? बाहरी हमले से हादसा हुआ? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब हर कोई जानना भी चाहता है और खोज भी रहा है कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। भारत में एयरलाइंस की मनमानी लगातार जारी है। कैसे ये मनमानी होती है? फेस्टिवल सीजन में 300 गुना किराया महंगा हो जाता है, महंगा किराया वसूला जाता है। खास मौके पर मनमाना टिकट प्राइस लेती है कंपनियां। एक ही फ्लाइट में बेस फेयर में बड़ा अंतर होता है। बेस फेयर कितना डिफरेंस होता है कि देखिए, जो आप एक ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किराए का अंतर बहुत ज़्यादा। किराया तय करने में सरकार की भूमिका कोई नहीं है। एयरलाइन कंपनियां खुद से ये किराया तय करती हैं और मनमानी पैसा हमसे, आपसे, हर किसी से लेती हैं। आखिरकार कौन जिम्मेदार है, ये अब कौन सुनिश्चित करेगा? क्या सिर्फ एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दे देना इतना ही पॉसिबल है क्या? इतना ही बस इतिश्री है क्या इस पूरे मामले में? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर सुमित जुड़ गए हैं। सुमित सुशीलन जी जुड़े हुए हैं, विमानन विशेषज्ञ हैं आप। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। सुमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुमित जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा
देखिए अभी अभी जो अपडेट्स सामने आ रही हैं उस अपडेट के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो एक राहत की बात है वो ये कि गुजरात एटीएस को ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिल गया है। ये एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अगर न्यूज में कुछ हाईलाइट हो रहा है तो ब्लैक बॉक्स का डीवीआर हो रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका रोल एग्जैक्टली क्या होता है सर? डीवीआर एक तरह का टेप रिकॉर्डर होता है जो हमारा जो भी हम जो बात करते हैं कॉकपिट में, एक पायलट जो एटीसी से कम्युनिकेट करते हैं, जो भी वो बात करते हैं, इवन वो कॉकपिट से कैबिन में बात हो या वो कॉकपिट से एटीसी में बात हो या ऑन ग्राउंड वो अगर कॉकपिट से ग्राउंड स्टाफ से बात कर रहे हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। और रिकॉर्डर जो माइक होता है वो फ्रंट कॉकपिट में रहता है, पर इसका जो रिकॉर्डिंग होता है ये टेल साइड में होता है, पीछे। जो आपने देखा होगा जो टेल बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, टेल जो है पार्ट अभी भी उस हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते थे उसको। तो उसमें से डीवीआर इन्होंने रिट्रीव किया है। और अब इस जो डीवीआर के ऊपर जो एएआईबी बोलते हैं, एयर क्रैश एविएशन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होते हैं, वो इस रिकॉर्डिंग के बेस पे आगे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि क्या दिक्कत आया था। क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है, तो वो सारे रिकॉर्डिंग के बेस में हमको पता चलेगा कि इश्यू था क्या और एयरक्राफ्ट क्रैश क्यों हुआ था। सर ये भी इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सुबह से ही या यूं कहिए कि कल से ही हम लगातार तमाम एविएशन एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग डॉक्टर्स से, टीम से भी बातचीत हो रही है। तो इस बीच ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि इस हादसे में एग्जैक्टली क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, इसको समझने के लिए प्लेन का पूरा रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या ये वाकई में होता है तो कैसे होगा, इन्वॉल्वमेंट इसमें किसकी किसकी होगी? रिक्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे अभी मिनिस्टर सिविल एविएशन ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, जहाँ पे एएआई भी इन्वॉल्व होंगे, आईकाओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और दोनों मिलके इसके ऊपर जांच चालू करेंगे। तो बिकॉज हमारे फ्लाइट के अंदर इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी थे यहाँ पे, जैसे हमने ब्रिटिश नागरिक भी थे हमारे यहाँ पे, तो डेफिनेटली ब्रिटेन के भी जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और डीबीआर के बेस पे हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा हमको और किसी चीज की जरूरत पड़ेगा नहीं। हम सर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि ब्रिटिश एजेंसी का एग्जैक्टली इसमें क्या रोल रह सकता है? क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इन्वॉल्व हुई हों और कोई रिजल्ट निकलता सामने आया हो? डेफिनेटली ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर इस तरह के कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्वर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं। और जैसे पहले मलेशिया एयरलाइंस के भी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसमें भी फॉरेन एफएए आईकाओ इन्वॉल्व हुए थे, तो वो नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। सर अब मैं वापस से डीवीआर पर भी आऊंगी और प्लस क्या कुछ और भी तरीके हैं जिससे यह हादसा क्यों हुआ या आगे हमें क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं उस पर हम काम कर सकें, क्या और भी कोई तरीका है? ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सारा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है एयरक्राफ्ट के, क्योंकि अब पहले एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री चेक करेंगे और लॉगबुक चेक किया जाएगा कि क्या पहले इसमें कोई ऐसा कोई कंप्लेंट जारी किया गया था, वो देखा जाएगा। और उस बेस पे भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं इस चीज में, इस एयरक्राफ्ट में। बिकॉज नॉर्मली हमने देखा है कि आए दिन एयर कंडीशंस के इश्यूज हमको पता चलते हैं, पर एयर कंडीशन इश्यू कभी सेफ्टी तक नहीं पहुंचती है। वो पैसेंजर कंफर्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है, पर जिस तरह के इसमें दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट खत्म हो गया था, दोनों इंजन बिल्कुल पावर नहीं दे रही थी, इस कारण जो एयरक्राफ्ट नीचे आया। तो ये बहुत मेजर इशू, और इस तरह का कभी मेजर इशू होता है तो एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया जाता है। कभी भी इस तरह का इशू जो होता है हमेशा एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया जाता है। और इस एयरक्राफ्ट को सारा तरह से क्लियरेंस मिला था उसके बाद भी। लंदन बहुत लंबी फ्लाइट होती है, 9 घंटे की फ्लाइट के लिए, तो यहाँ पे तो एवरी 15 मिनट की भी फ्लाइट हो तो रिस्क नहीं लिया जाता। एविएशन का सेफ्टी नॉर्म्स होता है, 0 टॉलरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एरर है इसमें, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। सर अब दो
ये जताई जा रही है कि दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी बर्ड के साथ में टकराव देखने को मिला हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी हम इस तरह की खबर पढ़ रहे थे जिसमें एक एयरक्राफ्ट एक बर्ड से टकराया, उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग किसी और एयरपोर्ट पे करानी पड़ी थी, और फिर उस एयरपोर्ट के उस स्ट्रिप को खाली भी कराया गया था ताकि लैंडिंग इमरजेंसी करवाई जा सके। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि बर्ड से टकराने के बाद इस तरह की घटना देखने को मिली हो? पूजा जी, मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि जो बर्ड हिट होता है तो बर्ड हिट में सिंगल इंजन जाता है, और 787 ड्रीम लाइनर में जीई इंजन जो लगा हुआ है इसमें इतने कैपेसिटी है कि अगर एक इंजन खराब भी होता है, एक इंजन में अगर बर्ड हिट होता भी है तो भी हम अगला इंजन से आराम से लैंड कर सकते हैं। और दोनों एयरक्राफ्ट में एक साथ बर्ड हिट होना तो पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जो या ये रेसिडेंशियल एरिया था। और जैसे अगर बोलते हैं अब छोटी कोई चिड़िया होती है तो छोटी, जैसे तोता हो गया या कोई भी ऐसी चिड़िया हो, वो अगर इंजन में जाते हैं तो इतने बड़े एयरक्राफ्ट में कभी फर्क नहीं पड़ता। हम इमरजेंसी लैंडिंग तब करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कोई बर्ड हिट करता है, जैसे कोई चील हो गया, अराउंड 7-8-10 किलो के बर्ड जब हिट करते हैं तब जाके मेजर डैमेजेस होते हैं, पर भी हम सेफली लैंड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एयरक्राफ्ट ये सारे टेस्ट पास करने के बाद ये डिलीवर होते हैं एयरलाइंस के पास। सर, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए बर्ड हेड को आप पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ कैसे स्टक आउट हो सकते हैं, तो क्या कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ जो कह सकते हैं कि तुरंत से जिसने पूरा माहौल चेंज कर दिया? क्योंकि इस फ्लाइट के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्लाइट जस्ट 2 घंटे पहले दिल्ली से फ्लाई करके अहमदाबाद पहुंची थी और अहमदाबाद से इसको टेक ऑफ होना था लंदन के लिए। जी, तो मैं कहता हूँ जो आप एवियोनिक्स में कोई खराबी था या सॉफ्टवेयर ग्लिच था, बिकॉज आपको पता होगा कि ये सारे एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर ड्रिवन होते हैं, इसमें जो भी इंजन पावर सप्लाई होता है, अगर दोनों इंजन में अगर फ्यूल सप्लाई नहीं हुआ है तो भी एयरक्राफ्ट थ्रस्ट जो खत्म हो सकता है। तो हमको तो ये भी लग रहा है कि देयर इज वन मोर एंगल की एयरक्राफ्ट का बैलेंसिंग भी बिगड़ा हो सकता है, बिकॉज ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट का बैलेंसिंग का शीट बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट का शीट्स बनाते हैं और उसको कॉकपिट क्रू मतलब कैप्टन को दिया जाता है, जहां पे बताया जाता है कि फ्रंट कार्गो में कितना सामान रखा है और बैक कार्गो में कितना सामान रखा है, और अगर वो राइट वेट नहीं बताया गया तो भी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट का बैलेंस कम हो, बिकॉज सपोज आप मानिए पीछे सामान रखा था और हम लोग उसे बेल्ट से टाइट किया जाता है तो कार्गो होल्ड में सामान होते हैं, और अगर वो राइट बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट टेल नीचे आ जाता है पूरा। ऑन ग्राउंड में भी ये हो सकता है, तो उस एंगल से भी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर उस एंगल से तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये तय बात है। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि वापस से वो विजुअल्स जो है जो जिसमें प्लेन जो है डाउन हो रहा है, अभी जो विजुअल्स चल रहे थे उसको वापस से प्ले कीजिएगा प्लीज सर, ताकि वो विजुअल्स देख पाए। सर, इस विजुअल को दोबारा से देखिएगा। इस विजुअल में अगर आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा ये विजुअल, इसमें प्लेन टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने के जस्ट कुछ सेकेंड्स के बाद, वो मिनट भी पूरा नहीं हुआ है, 59 सेकेंड्स ओनली, इससे ज्यादा नहीं था टाइम, और ये प्लेन वापस से देखिए डाउन होने लग गया। ग्रेविटी के प्रपोर्शन में प्लेन डाउन होना स्टार्ट हो गया, तुरंत डाउन होना स्टार्ट हो गया, और ऐसा लग रहा है कि दोनों इंजन शायद स्टक आउट हो गए और ये प्लेन अपने आप से ऐसा डाउन होते चला गया। सर, मैं देखिए अभी तो जो जांच होगी डीवीआर से जो निकल करके आएगा वो तो आएगा ही आएगा। अब देखिए यहां पर सर ये बस्ट आउट भी हुआ है, इसके बाद फ्यूल चूंकि बोइंग है तो फ्यूल बहुत ज्यादा था, फ्यूल जब तक पूरा कंप्लीटली कह सकते हैं कि जल नहीं जाएगा तब तक वो फायर इंजरी बनी रहती, ब्लास्टिंग सिचुएशन बनी रहती। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इस प्लेन के टेक ऑफ से लेकर के नीचे आने तक, ग्राउंडिंग तक, सर आप इस इमेज को देख करके क्या समझ पा रहे हैं? इमेज को देख के बहुत इजीली समझा जाता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट है, मतलब इंजन के दोनों इंजन एयरक्राफ्ट के काम नहीं कर रहे थे आफ्टर सर्टेन हाइट। एयरक्राफ्ट हाइट नहीं ले पा रहा था, मतलब थ्रस्ट खत्म हो गया था और सडन धीरे धीरे मतलब एयरक्राफ्ट इंजन बंद नहीं हुए थे, बट
थ्रस्ट लॉस हो रहे थे, मतलब पावर कम हो रहे थे उसके, और फिर जाके वो नीचे गिरा। और नीचे गिरने के जी ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी करें, अपनी बात आप पूरी कर लें सर पहले। जी। तो अब जैसे इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, अप्रोक्सीमेट 90 टन फ्यूल होता है इस एयरक्राफ्ट में। क्योंकि मैंने खुद एक एयरक्राफ्ट का, जब मैं एयर इंडिया में था, मैंने इमरजेंसी लैंडिंग किया था ताशकंद में, जहां हम दिल्ली टू न्यूयॉर्क जा रहे थे, और किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैंने ताशकंद में लैंड किया। पर वहां पे पता था फ्यूल बहुत ज्यादा था एयरक्राफ्ट पे, पर उसी टाइम कैप्टन ने क्या किया, फ्यूल डंप किया और उसका लैंडिंग किया, ताकि आग ना लगे एयरक्राफ्ट में। पर इनके पास हार्डली 45 सेकंड का ये ऊपर हादसा है, एयरबोर्न हुआ, और एयरबोर्न से जमीन में हिट करने के लिए सिर्फ 45 सेकंड लगा इनका ओवरऑल टाइम। तो कैप्टन का बिल्कुल टाइम नहीं था, और प्रिपेयर भी नहीं हो सकते थे कि 45 सेकंड में डेफिनेटली फ्यूल डंप करना पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल जब मैं तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जब मैं बातचीत कर रही थी कि लॉक करके फ्यूल को डंप तो किया जा सकता है और आसमान से ही डंप किया जा सकता है, लेकिन प्लेन यहाँ पर हाइट ही नहीं ले रहा था। ये प्रॉब्लम है कि प्लेन बार बार हाइट नहीं ले रहा था। अब सर मैं चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, पायलट ने 3 से 3 बार बोला है मेडे 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 को प्लीज डिकोड कीजिएगा सर। प्लस जिस तरीके की ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अब मैं चाहूंगी कि पहले आप जब मेडे को क्लेरिफाई कर रहे हो तो प्लीज हो सके तो आप हमारे सहयोगियों से वो इमेज मंगाइए जिसमें हॉस्टल के अंदर प्लेन पूरा धंसा हुआ है। वो इमेज दिखा करके मैं चाहूंगी कि सर से कुछ सवाल मैं पूछूं। सर आप अपना जवाब प्लीज दीजिएगा। जी नहीं, मैं बोलना चाहूंगी, जो मे डे होता है जब कैप्टन बहुत हेल्पलेस फील करता है कि अब हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो चुका है कुछ, जिसके कारण अब हमको एयरक्राफ्ट को वापस लेके आना है। तो मे डे के मतलब ये मानिए कि वो एटीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कुछ हाई रिस्क है और हमको वापस लैंड करना है। तो जैसे ही मे डे बोला जाता है तो जो रनवेज होते हैं वो खाली करा दिया जाता है, पूरा रनवेज खाली करा दिया जाता है, कोई भी टेक ऑफ कोई भी लैंडिंग नहीं होता उस टाइम में। और सर, ये एयरक्राफ्ट वापस टर्न अराउंड कर पाती है। ठीक है, अगर वो इमेजेस अगर नहीं है, बिल्कुल आ गई हैं सर। देखिए ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सर एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। ये आपको देख पाएंगे कि हॉस्टल जो है, हॉस्टल के अंदर जब ये प्लेन एंटर करता है तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसका जो टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन, और मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ सर, यहाँ पे जो व्हील्स जो है पूरी छत को तोड़ करके व्हील्स अंदर धंसे हुए हैं, लैंडिंग गियर्स जो धंसे हुए हैं। सर ये तो तय बात है कि जो दोनों पायलट्स हैं, एक को 8,500 आवर्स फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था और एक 11,200 आवर्स एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए थे उसके अंदर, तो दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे। पायलट की तरफ से कोई गलती रही हो ये तो कहा ही नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटी है भी नहीं। उन्होंने कोशिश, ये पॉसिबल है ही नहीं जी, क्योंकि ये जो कैप्टन सुमित सब्रवाल थे, मैं इनके साथ फ्लाई कर चुका हूँ पहले, और ये चेक पायलट थे। चेक पायलट वो होते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं और जो दूसरे कैप्टन को सिखाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, ये चेक पायलट थे। और जो दूसरे फर्स्ट ऑफिसर थे, इवन उनके पास 1000 प्लस आवर्स थे उनके पास। बिल्कुल, तो ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे। और इनिशियली मुझे लगता है जो कैप्टन सब्रवाल थे वो इनिशियल बैच के थे, जो ड्रीम लैंडर जो इंडिया में पहली बार आया था, तो उनके पहले पैचेस में ये आते थे, तो सबसे सीनियर है। मतलब ये बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपने सर हमारे साथ में साझा करी है। अब मैं वापस से इन तस्वीरों पर आऊंगी। हम जो लैंडिंग गियर्स की बात कर रहे हैं, पायलट ने लैंडिंग गियर्स ओपन किए थे, लेकिन जो प्लेन का टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन टकराया है हॉस्टल की वॉल से, और जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है वहां से जाकर के टकराया। गियर्स जो है हॉस्टल के छत को तोड़ करके अंदर जाते हुए नजर आए हैं। क्या एक सर्टन प्लेन एरिया नहीं मिला, उसके आसपास रिहायशी एरिया था, इस वजह से भी ये हादसा इतना ज्यादा बड़ा बन गया क्या? इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा। क्या अगर इसकी जगह पे एरिया प्लेन होता तो हम ये जो एक्सीडेंट देख रहे हैं, इसकी जो कह सकते हैं कि लॉसेस हैं, इन लॉसेस को क्या, इसके परसेंटेज को कम किया जा सकता था क्या? ऑन ग्राउंड जो लॉसेस हैं, जिसे बताते हैं ऑन ग्राउंड जो 265 पीपल्स, जी राइट। तो ऑन ग्राउंड लॉसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुआ है। और अगर वहां पे रिहायशी एरिया नहीं होता
तब भी जिस तरह से ये अपना थ्रस्ट हो रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट डेफिनेटली नीचे अगर बैंक ही करता और कोई नहीं था कि नीचे बैंक करता तो सर ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो ये एयरक्राफ्ट था ये नीचे की साइड आता ही आता, ये इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं क्या कि एयरक्राफ्ट ने जब अपना लैंडिंग व्हील खोल दिया था, लैंडिंग गियर खोल दिया था, तो अगर यहाँ पर प्लेन एरिया होता तो भले ही लैंडिंग गियर टूट जाता या हमें प्लेन के डाउन एरिया में थोड़ा सा इफेक्ट नजर आता, लेकिन हम कुछ लोगों को तो बचा सकते थे। एक मुझे लैंडिंग गियर जिसे बोलते हैं हम एयरबोर्न जैसे हुआ, एयरक्राफ्ट जैसे टेक ऑफ हुआ, उसके बाद लैंडिंग गियर जो अंदर जाना चाहिए था वो जा ही नहीं पाया, उतना टाइम ही नहीं मिला। उससे पहले एयरक्राफ्ट नीचे आ चुका था। और एयरक्राफ्ट का डैमेजेस जैसे ऑन ग्राउंड गिरने से डैमेजेस इतने नहीं होते जितने आग लगने से होते हैं। 90 टन फ्यूल में आग लगना, तो जो जिस तरह से विस्फोट हुआ था, तो लोगों का जो डेथ हुआ था डेफिनेटली आग लगने के कारण हुआ था। और जो एक पैसेंजर जो 11 अल्फा में जो बैठे हुए थे जो बच गए, वो डेफिनेटली वो मिरेकल है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स में कभी भी किसी का बचना नामुमकिन जैसा होता है। और ये तो सही में एक बहुत अजूबा ही हुआ है कि वो बच गए और वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर वो फेंका गए, क्योंकि एयरक्राफ्ट का पूरा जो फ्यूसलाज होता है वो क्रैक हो चुका था, टूट गए थे, जहां गैप था वहां से वो एग्जिट कर गए, इस कारण वो बच गए। तो सर इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने भी एक बार हेल्थ इश्यूज के चक्कर में आपको एक बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब पायलट का आईक्यू लेवल एकदम चला जाए, वैनिश हो जाए, लास्ट पोजीशन थी ये और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता था, क्या ये था या फिर कुछ तो किया जा सकता था? नहीं, आई थिंक जो कैप्टन जो लॉन्ग फ्लाइट्स में जाते हैं कैप्टन, इनको प्रॉपर रेस्ट फीड दिया जाता है ताकि उनकी थॉट लेवल अच्छे है, वो सोच सके। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन वो होते हैं कि जो सबसे पहले हिट लेते हैं अपने ऊपर। इस तरह के क्रैश में सबसे आगे कैप्टन ही बैठते, मतलब सबसे पहले अगर इंजरी होगा तो कैप्टन को ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैप्टन इस तरह का रिस्क लेगा, स्पेशली इतने सीनियर कमांडर। कैप्टन के पास अगर जैसे अगर पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे कैप्टन ने मेडे बिना डिक्लेयर किए भी क्रैश किए, यहाँ पे तो कैप्टन को पता चल गया था कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निकल एरर है, इसलिए वो मेडे डिक्लेयर किए। इट मीन वो चाहते थे कि वो वापस आए, रनवे में वापस आना चाहते थे वो, पर इनके इंजन में बिल्कुल पावर नहीं था, पावर कट ऑफ हो चुका था। इस कारण इनका टेल साइड से आप देखो नोस ऊपर है, टेल नीचे है, मतलब टेल वेट नहीं उठा पा रहा था एयरक्राफ्ट और सीधा एयरक्राफ्ट नीचे आया। और रही बात फ्यूल डंप करने का, मतलब आप जो कह रहे हैं सर कि वेट का इशू हो सकता है, वेट का इशू बहुत बड़ा हो सकता है। यस, बहुत बड़ा इशू हो सकता है इसका। ठीक है सर, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लोड एंड ट्रिम शीट्स होते हैं जो कैप्टन से साइन करवाया जाता है बिफोर टेक ऑफ। तो ये शीट्स भी डेफिनेटली अब निकाला जाएगा चेक करने के लिए कि आप जो लोडिंग हुआ था वो क्या अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा करी है और हमें ये जान के भी खुशी हुई कि डॉक्टर सुमित सुशीलन जी जो हैं वो सब्रवाल, जो कि इस प्लेन के कैप्टन थे या यूं समझिए कि पायलट थे, उनके साथ में उन्होंने फ्लाई भी किया हुआ है और एक इमरजेंसी लैंडिंग भी वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हर कोई कारण ढूंढ रहा है कि आखिरकार इन 265 जानों के जाने का जिम्मेदार कौन है। एक छोटी सी गलती, सोचिए, एक छोटी सी गलती अगर, जैसे डॉक्टर सुमित बता रहे हैं कि कार्गो के लोडिंग अनलोडिंग में कोई दिक्कत हुई है, वेट मैनेजमेंट ठीक से नहीं प्रोपोर्शनेट किया गया, पायलट को बताया नहीं गया, तो सोचिए कितनी छोटी गलती 265 जिंदगियों की जान की जिम्मेदार, जान की सबब बन गई है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार।